हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार पढ़ लिया था। आज हम बुंदेलखंड का पठार पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। 24 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 22 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 20 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ये आपको स्थिति याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 23,495 वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 7.6%। आपसे ये जो क्षेत्रफल है वो भी नहीं पूछेंगे, बस आपको जो परसेंट है वो याद करने की ज़रूरत है, वो आपसे ज़रूर पूछ सकते हो और ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसा पूछ भी लेते हैं। अगर हम जलवायु की बात करें तो जलवायु ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म, ग्रीष्म ऋतु में अधिक, जैसे मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में सबसे अधिक गर्म तथा शीत ऋतु में सबसे अधिक ठंडा, है ना। वैसे ही इसके बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत भी जलवायु का यही है। और अगर वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। उससे ज़्यादा भी हो जाती है और कम भी हो सकती है ना। हम औसत देख रहे हैं कि 75 से 100 सेंटीमीटर। और अगर वनों की बात करें तो वनों में तेंदुपत्ता, है ना, महुआ, बबूल, खेर, नीम आदि ये क्या वन यहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो और भी है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, पर मैं आपको मुख्य रूप से बता रही हूँ। और बाकी मैं आपको ये सब चीज़ें वन में तो अच्छे इन द डिटेल आपको अच्छे से बताऊँगी ही, पर मैं यहाँ पर आपको बस नॉलेज दे रही हूँ इसका। और अगर मिट्टी की बात करें तो मिश्रित लाल काली मिट्टी यहाँ पे प्राप्त होती है ना बुंदेलखंड के क्षेत्र में। अगर फसल की बात करें तो प्रमुख फसल गेहूँ, ज्वार और तिल, ये प्रमुख 3 फसल है। बाकी इसके अदर भी बहुत सारी फसलें यहाँ पे उगाई जाती है ना, पर मुख्य 3 फसल है। और अगर नदियों की बात करें तो बेतवा नदी, अगर नदियों की बात करें तो बेतवा नदी, सिंध नदी, धसान नदी, उर्मिल नदी और जामनी नदी, ये सब जो बेतवा की है ना, जो धसान नदी, ये सब बेतवा की सहायक नदी है ना, खनिज। और बाकी मैं नदियों में आपको सभी नदियाँ कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पे ख़त्म होती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, सब चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। और खनिज मुख्य रूप से हीरा और चूना पत्थर आदि, और बाकी और भी खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं, पर मुख्य रूप से ये 2 खनिज पाए जाते हैं। और अगर विस्तार की बात करें तो छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी की भी एक पिछोर और करेर, है ना, 2 तहसील के अंतर्गत इसका विस्तार है। और ग्वालियर की डाबरा तहसील के अंदर और भिंड की लाहार आदि में इसका विस्तार है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो 300 मीटर से 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, और ज़्यादा भी हो सकती है। हम औसत लेकर चलते हैं, जैसे हमने औसत वर्षा लेकर चला था, वैसे हम औसत ऊंचाई 300 मीटर से 450 मीटर। इस पठारी क्षेत्र में स्थित सिंध बाबा की चोटी है, जो कि 1172 मीटर है, सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड के पठार की, जो कहाँ पे दतिया में है। और बुंदेलखंड पठार का 1/3 भाग समतल प्राय मैदान है, मतलब बिल्कुल सपाट है ना। कोई ना पठार है, ना पर्वत है, ना कुछ है, सब क्या है, समतल मैदान है, जो 3 ओर से विंध्य कगार क्षेत्र से घिरा हुआ है ना। बुंदेलखंड पठार 3 ओर अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, है ना, और बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प तथा चंदेरी घाट से घिरा हुआ है। नेक्स्ट हम रीवा पन्ना का पठार पढ़ते हैं। रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहते हैं, और यह त्रिकोण आकृति में है। अगर आप देखेंगे, मैंने आपको ये मैप के थ्रू ये सारे डिवीज़न है वो अच्छे से बता दिए थे, तो इसकी त्रिकोण आकृति दिखेगी। अगर हम स्थिति की बात करें तो 23 डिग्री 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और 78 डिग्री 4 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ये आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कभी एग्ज़ाम में पूछते ही नहीं है, पर मैं आपको नॉलेज के लिए ये बता रही हूँ, और ये पता थोड़ा बेसिक होना ही चाहिए ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 31,954 वर्ग किलोमीटर, प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.36%। ये आपको जो परसेंट है वो आपको ज़रूर याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछते हैं, और बाकी जो क्षेत्रफल है वो भी इतना पूछते नहीं हैं। और अगर यहाँ पर चट्टान की बात करें, कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, तो विशेष रूप से तो विंध्यन क्रम की चट्टानें, और विंध्यन क्रम से ही ये जो है रीवा पन्ना का पठार वो बना हुआ है। बाकी हम पर्वत में भी देखेंगे तो विंध्यन क्रम का पर्वत, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना पर्वत भी माना जाता है। और ये सब मैं आपको बताऊंगी कि पुराना विंध्यन क्रम और सतपुड़ा को नवीन बोलते हैं। पर्वतों में मैं दोनों पर्वत आपको पढ़ाऊंगी, है ना।
और बाकी आपको पता ही है कि भारत के अंतर्गत सबसे पुराना कौन सा है, अरावली, और सबसे नवीन कौन है, हिमालय, है ना। और जलवायु देखें तो ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म पड़ती है ना, साधारण गर्मी पड़ती है ना। और बाकी शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है ना। ग्रीष्म ऋतु में क्या साधारण गर्म, और शीत ऋतु में अधिक ठंड पड़ती है। और अगर वन देखें इसके अंतर्गत, इस क्षेत्र के अंतर्गत, तो बांस, तेंदुपत्ता और शीशम, खेर आदि यहाँ पर वन पाए जाते हैं। अगर नदियों की बात करें तो टोंस, केन नदी, है ना, केन नदी, बीहड़ नदी, महाना नदी, बिछिया नदी, रीवा से आदि नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। और फसल की बात करें तो गेहूँ, चावल, तिल ये प्रमुख फसल है जो यहाँ पर उगती है। और अगर खनिज की बात करें तो मुख्य रूप से चूना पत्थर, गेरू और वह हीरे का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। अगर विस्तार की बात करें तो हीरा आपको पता ही है, पन्ना एकमात्र है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन हीरे का करता है ना। और अगर विस्तार देखें कौन कौन से ज़िले के अंतर्गत ये पाई जाती है, तो रीवा, इसके अंतर्गत रीवा जिला, पन्ना जिला, सतना, दमोह, सागर का रहेली मात्र, है ना। रीवा, पन्ना, सतना, दमोह और सागर का रहेली। और अगर हम इस प्रदेश में विस्तृत कैमूर एवं भांडेर श्रेणी को नर्मदा एवं गंगा यमुना के बीच जल विभाजक माना जाता है। कौन सी, नर्मदा और गंगा यमुना। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, और गंगा कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, है ना।